नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा को लेकर और आज हम 181 पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी कि आज 181 एपिसोड लेकर आए हैं और जितने बड़े पायदान पर हम पहुंचे हैं, हमारा जो विषय है आज वो भी बहुत उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। आज हम युद्ध की विभीषिका पर बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तो ये सिर्फ दो देश के बीच नहीं होता, उस देश के अंदर रहने वाले तमाम उन नागरिकों के बीच होता है। उनकी परेशानियां, उनकी जो जद्दोजहद होती है, सिर्फ सैनिक आपस में युद्ध नहीं लड़ते, हर वो व्यक्ति युद्ध लड़ता है जो उस देश में रहता है। हम सब जानते हैं हिरोशिमा में क्या हुआ, जब परमाणु बम का अटैक हुआ था। उस समय से लेके आज तक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। आज भी वहां अपंग बच्चे पैदा होते हैं। युद्ध लड़ना जरूरी है, लेकिन युद्ध के पीछे जो कारण है, युद्ध के पीछे जो युद्ध के बाद की जो भयावह स्थिति होती है, हम सभी जानते हैं कि 2022 से फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई हो रही है, उससे सिर्फ दो देश की प्रभावित नहीं हो रहे, तमाम लोग प्रभावित होते हैं, पूरा विश्व प्रभावित होता है। आज हम इस विभीषिका के बारे में चर्चा करने आए हैं, जहां पर आर्थिक क्षति भी होती है, सामाजिक क्षति भी होती है, भावनात्मक जो त्रासदी आती है वो भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत जिंदगियां उथल पुथल हो जाती है। इसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास आज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गुणी वक्ता मौजूद हैं और मैं उनका संक्षिप्त परिचय दूंगी। बड़ा परिचय मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि हमें उन्हें सुनना है, क्योंकि उनकी जब बात हम सुनेंगे, इस विषय पर चर्चा सुनेंगे, तो हमें बहुत बातें समझ में आएंगी, बहुत बातें हमें आसान लगेगी और हम जिस विषय को लेकर आए हैं उस विषय को हम लोगों तक जरूर पहुंचा पाएंगे। पीड़ा है, संकट है, युद्ध की विभीषिका है, अर्थात आर्थिक संकट भी है, शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक पीड़ा भी है, भावनात्मक पीड़ा भी है। तो उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ हमारे कर्नल साहब जुड़े हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं कई बार और विशेष जानकारी हमने पहले भी साझा की थी, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम देश के तमाम शहीदों के नाम एक कार्यक्रम रखा था परिचर्चा के माध्यम से। उसमें भी वो लाइव जुड़े थे, उस समय जुड़े थे जब कश्मीर में गहमा गहमी चल रही थी, अभी जो पहलगांव में ये अटैक हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी भागीदारी दी है। 26 आतंकवादियों को उन्होंने मणिपुर में जेल में पहुंचाया। बहुत सारी गतिविधियों को उन्होंने जो है अंतिम परिणाम दिया है। तो लेफ्टिनेंट साहब, हम बहुत शुक्रगुजार हैं, पूरा देश आप पर गर्व करता है और हिंदी साहित्य संस्थान भी आप पर गर्व करता है, क्योंकि समय समय पर ऑन ड्यूटी आप हमारे साथ जुड़ते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और जिंदगी भर हम इस बात को याद रखेंगे। साथ ही आदरणीय सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। उसके अलावा भारत सरकार के एक उपक्रम से निदेशक हिंदी पद से स्वैच्छिक इन्होंने सेवानिवृत्ति ली है, लेकिन अभी टाइफेक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार में हिंदी के परामर्शदाता है। हिंदी की सेवा भी कर रहे हैं। अब तक 18 पुस्तकों सहित कुल 48 पुस्तकों का लेखन आपने किया है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो व्यंग्यकार होते हैं वो समाज का दर्पण होते हैं, देश का दर्पण होते हैं। व्यंग्यकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए हमने इस विषय पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए व्यंग्यकार को शामिल किया है परिचर्चा में, ताकि वो उन तमाम बातों पर गौर कर सके, हमें बता सके जहां पर
जो है बारीकी नज़र हमारी नहीं जाती है, व्यंग्यकार की ज़रूर जाती है। तो हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। साथ ही डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब तक उनकी 70 पुस्तकें आ चुकी हैं, इतिहासकार हैं और बहुत ज़्यादा इतिहास के बारे में उनके पास जानकारी है। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारी परिचर्चाएं हैं, कई बार उनका आगमन हुआ है हमारी परिचर्चा में और हम शुक्रगुजार हैं। सुभाष सर भी हमारे कार्यक्रम में कई बार आ चुके हैं, कर्नल साहब भी आ चुके हैं, डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी भी आ चुके हैं। तो ये सौभाग्य का विषय है कि समय समय पर सारे विद्वान हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी जो विद्वता है उससे हम लाभान्वित होते हैं। तो बिना किसी विलंब के आइए हम बात करते हैं युद्ध की विभीषिका के ऊपर। सर बहुत बहुत अभिनंदन है, आप दोनों का बहुत स्वागत है। राकेश सर थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे और विषय हमने विषय लिया है तो विषय को सार्थक चर्चा की ओर लेके जाएंगे हम। और बृहद परिचय नहीं दिया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि परिचय में सारा समय निकल जाएगा और अभी हमें आपसे बहुत सारी बातें जाननी है। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आरंभ करेंगे। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। पुष्पलता जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत अभिनंदन। नेहा शर्मा हमारी पटल की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, मेरी सहेली हैं, जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, स्वागत अभिनंदन। सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, पटल की संयोजिका है, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। बेहतरीन गजलकारा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी, जिन्होंने इस विषय को सुझाया और उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपका अभिवादन करती हूँ इतने सुंदर विषय के लिए, आपका साधुवाद। मैं सीधे कर्नल साहब के पास चलती हूँ। कर्नल साहब, जैसे कि युद्ध सिर्फ दो देश के बीच नहीं होता, नागरिक प्रभावित होते हैं, लोग प्रभावित होते हैं, आर्थिक स्थिति भयावह हो जाती है, दो देश में बड़ी उथल पुथल होती है। एक कर्नल होने के नाते आप इसके विषय में हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहते हैं? इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपसे ही आज की चर्चा शुरू करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी जय हिंद, नमस्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। युद्ध की विभीषिका बहुत ही भयानक होती है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए युद्ध भी आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि समृद्धि रहे, शांति रहे, लोग सुख सुविधा से रहें, तो आपसे लोगों को डर भी होना चाहिए कि अगर उसमें लोग बाधक बनेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ये ऑप सिंदूर एक बहुत ही आवश्यक युद्ध था। इसको युद्ध नहीं कहा जाएगा क्योंकि 4 दिन में ये समाप्त हो गया, जो कि हम लोगों को खुद अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि चाहे वो 2008 की जो घटना थी, मुंबई अटैक, या नक्सलियों द्वारा जो घटनाएं हो रही है हमारे देश में, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम का अटैक हो या पुलवामा का अटैक हो। संजोग ऐसा था कि पुलवामा के टाइम पर भी मैं कश्मीर में ही था, जहाँ पर एक घटना घटी। वहाँ से मात्र 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मेरा ऑफिस था, वहाँ पर मैं इंस्ट्रक्टर था और सैनिकों को ट्रेनिंग देता था युद्ध से लड़ने के लिए और आतंकवाद से लड़ने के लिए स्पेशली। और हमारे सामने ही वो घटना घटी थी, उसमें भी हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था और पहलगाम में भी हमारा बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था। तो सबसे पहले तो दूसरे देश से युद्ध करने की बजाय हमें अंदर झांक करके देखना है कि हम जिस तरह के ऑफिसर्स का और लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं जिस काम के लिए, क्या वो सही ढंग से कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से पैसे की कमी नहीं होती है। ये कैसे इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ कि 4 आतंकवादी हथियार लेकर के पहलगाम में घुस गए और हमें पता नहीं, वो कई दिन वहाँ पर रह करके, अभी जैसे गिरफ्तारियां हो रही है, हमारी इंडियन आर्मी उसमें बढ़ चढ़ के काम कर रही है,
तो पता चल रहा है कि ये लोग तो बहुत टाइम से आकर के वहाँ पर रुके हुए थे, रिहर्सल करते थे, लोगों से बात करते थे, दुकानदारों को भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में ले लिया था, घोड़े वाले भी कॉन्फिडेंस में थे और सबको उन्होंने अपने ऑन बोर्ड कर लिया था इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले। ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है जिसकी भारत सरकार ने इसको नहीं स्वीकारा। ये मुझे इस बात का बहुत खेद है कि कभी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर भारत सरकार मुंह नहीं खोलती है। आज मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ कि रॉ चीफ आईपीएस ऑफिसर को बनाया गया जो जिन्होंने ऑफ सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि एक पुलिस ऑफिसर को युद्ध का क्या अनुभव है, आप बताइए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारी डेमोक्रेसी में कुछ इस तरह की खामियां हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, जहां पर सेना को कुछ नहीं बोलना होता है। मुझे माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूं जो लोगों को खल सकती है, खटक सकती है, और सेना का मुंह बांध दिया जाता है कि भाई आप कुछ मत बोलिए। हम तो अपनी आंखों से देखते रहे हैं, जब सेना अपना काम कर रही थी, आर्टिकल 370 हटाया, उस टाइम पर मैं वहीं पर पोस्टेड था, और ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या वो एप्रोप्रिएट टाइम था आर्टिकल 370 हटाने का, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक बहुत बोल्ड स्टेप था जो शायद कभी संभव नहीं होता। सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए क्या जल्दीबाजी में तो नहीं हमने जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने की सोच लिया और उससे पहले कई महत्वपूर्ण जगहों से आर्मी को हटा दिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि आर्मी को हटाना ऐसे टाइम में जब सब कुछ स्टेबलाइज नहीं हुआ था, सिर्फ भारत सरकार ये दिखाना चाह रही थी कि भाई सब कुछ नॉर्मल है। यानी अगर पुलिस आर्मी हथियार के साथ सड़क पे खड़ी है तो आप एक आम जनता के नाते ये सोचेंगे कि कुछ तो खतरा है, लेकिन हमने पुलिस को हटा दिया, आर्मी को हटा दिया, तो अब हम सोच लेंगे कि यहाँ खतरा नहीं है। तो ये तो वही हो गया कि कबूतर बिल्ली को देख करके अपनी आंखें बंद कर ले। क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? कभी जो हमारे अतिथि साहब हैं वो भी बता सकते हैं कि ये उसी तरह का काम हुआ जो पिछले 2-3 साल पहले उस जगह से सेना की संख्या कुछ कम कर दी गई। ये बहुत बड़ा मिस्टेक था गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। दूसरा, जब ये घटना घटी तो उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी पूर्णिया में जाकर के या मधुबनी में, नॉट पूर्णिया, मधुबनी में जाकर के रैली को संबोधित कर रहे थे। लेकिन ये चीज मुझे कम से कम अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये इलेक्शन रैली का टाइम नहीं था। 26 विधवाओं के आंसू पोंछने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री जाके इलेक्शन रैली वो कर रहे हैं। लेकिन इतना हमें विश्वास था कि ये सरकार कुछ न कुछ जवाब तो देगी, जैसा कि पुलवामा अटैक में हुआ था। 14-15 दिन के बाद वो स्ट्राइक हुआ था और उस टाइम भी मैं वहाँ पे मौजूद था, और इस समय भी ऑफ सिंदूर के टाइम पे मैं संजोग से एक ऐसे मुख्यालय में बैठा हुआ था जहाँ से चीज़ें कंट्रोल हो रही थी। हमें 26 अप्रैल की ये घटना है, 5 मई को हमें थोड़ा सा अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ होगा, और हमारी तैयारी भी अच्छे से हो चुकी थी। और मैं जगह का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से ये कहना ठीक नहीं हुआ कि मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, लेकिन जो भी एरिया मेरे अंडर में था वहाँ के जो प्रशासन थे उनसे मैंने 6 तारीख को मीटिंग किया और उनको समझाया कि हमें कंप्लीट ब्लैकआउट चाहिए। इस चीज़ को भी ध्यान से सुना जाए सभी लोग, क्योंकि युद्ध की जो विभीषिका होती है बहुत ही भयानक होती है। अगर उसकी तैयारी आपने अच्छे से नहीं की तो बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो यही इसका अंदाज़ा मुझे हो गया था, क्योंकि मुझे आतंकवाद से लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। मैंने जा करके और कई बार युद्ध की तैयारी में भी मैं हिस्सा ले चुका हूँ। जब वो पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो 1 साल तक मैं जैसलमेर के फोर्ट को संभाला। जैसलमेर में जो किशनगढ़ फोर्ट है वहाँ पर मैं संभाल रहा था। पाकिस्तान मुझसे मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर था वहाँ पर। तो मुझे पता था कि ये क्या होने वाला है, इसलिए प्रशासन को मैंने पहले अलर्ट कर दिया था कि मुझे शाम को 8 बजे के बाद कोई लाइट नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग किसी के किचन से ना धुआं निकलना चाहिए ना आग निकलनी चाहिए। यानी
खाना पकाने का कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए, ना मोमबत्ती जलना चाहिए। सबको बता दिया जाए कि लोग अंधेरे में रहेंगे, कंप्लीट रात अंधेरा चाहिए, डार्कनेस चाहिए। इस पर कुछ लोगों ने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि जो हॉस्पिटल है वहाँ की मशीन तो चलने के लिए जनरेटर, वहाँ तो लाइट चाहिए। तो मैंने बोला जनरेटर का इस्तेमाल कीजिए और कम से कम लाइट को एमिट कीजिए, क्योंकि मुझे फिर बोलना पड़ा कि अगर आप लाइट जला रहे हैं तो इसका मतलब बॉम्ब को निमंत्रण दे रहे हैं। और मेरी ये भविष्यवाणी कुछ हद तक सही भी साबित हुई। हालांकि मेरा शहर बच गया, जो मेरी जिम्मेवारी थी वो बच गई, लेकिन मेरे बगल में जो दूसरे एंटिटी थे वहाँ पे बॉम्ब गिरा, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का पालन नहीं किया। और वहाँ पे 3 बॉम्ब गिरे, कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था। उसमें एक पॉइंट आया कि जो सोलर लाइट होते हैं, ये हम लोगों के लिए समझने की बात है कि जल्दी जल्दी में हम टेक्नोलॉजी तो बना लेते हैं, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस ऑफिसर्स के सामने बोला कि सोलर लाइट में स्विच नहीं होते हैं। तो अगर आपके आसपास के सोलर लाइट में स्विच नहीं है तो कोशिश कल जाके चेक करा लीजिएगा, स्विचेज होना चाहिए। मैं बोला स्विच नहीं है तो आप सोलर लाइट को खोल दीजिए, या अगर नहीं खुलता है तो पत्थर से फोड़ दीजिए। तो इस पर लोगों ने बहुत था के लगाया जोर से कि साहब आप कैसा ऑर्डर दे रहे हैं। मैं कहा मैं बिल्कुल ऑर्डर सही दे रहा हूँ, जान बचेगी तो 10 सोलर और लग जाएंगे, लेकिन अगर आज आपने रात को नहीं बुझाया तो आपके ऊपर बॉम्ब गिरना ही गिरना है। क्योंकि हमें इंटेलिजेंस था, पहले से था कि ड्रोन अटैक वगैरह प्लान चल रहा है, और वही हुआ। और 8 बजे जैसे ही हमारा लाइट ऑफ हुआ, उनके ड्रोन आने शुरू हो गए हमारे ऊपर, और कई ड्रोन को हमने मार के भी गिराए। और कई दिनों तक हमें मिलते रहे वो ड्रोन, कभी पेड़ पे मिले, किसी के छत पे मिले, किसी के खेत पे मिले। 15-20 दिनों तक हम ड्रोन ही कलेक्ट करते रहे, और जो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा वो सब हमारे कलेक्टेड थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि युद्ध लड़ना आर्मी के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम तो उसी के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आम जनता को भी उसके लिए तैयार होना जरूरी है। और उसमें मैंने देखा कि ब्लैकआउट को लेकर के बहुत रेजिस्टेंस था कि जी हम तो रात में, एक बड़े जिम्मेवार पुलिस अधिकारी का मैसेज आया कि हम लोग रात भर बिना लाइट के कैसे रह सकते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि चॉइस इज बिटवीन लाइफ एंड लग्जरी। अगर 1-2 दिन बिना लाइट के रह लेंगे, कम से कम जीवित तो रहेंगे, लेकिन लाइट जलाइए तो ऊपर घूम रहा है आपके ऊपर। और हमें पूरा इंटेलिजेंस था कि जो अगली बार जो 2nd-3rd वेव जो ड्रोन का आया था, उसमें 10-10 केजी 8-8 केजी के बॉम्ब भी थे, और वही बॉम्ब। बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और बहुत अच्छी बात आपने कही है। कुछ श्रोताओं से मैं निवेदन करती हूँ, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी अगर मन में, मस्तिष्क में, जहन में कोई प्रश्न है, हमारे वक्ताओं को सुनकर अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। कर्नल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सेना हमेशा तैयार होती है, लेकिन जो आम जनता है उन्हें भी तैयार रहने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही है। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहती हूँ, क्योंकि और भी वक्ता है, उनके भी विचार हम ले लें और आपसे हम कुछ और बात करेंगे। सुभाष चंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर ले तो मैं आपसे बात करूं। सुभाष सर, जी कैमरा ऑन है। जी जी जी, जी। सर, जैसा कि कर्नल साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि देश को भी, देश की जनता को भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा जो भयावह स्थिति होती है। चूंकि आप कर्नल हैं और आपने इन सब चीजों को बहुत, देश की सुरक्षा को आपने बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, परखा है। और लेकिन जो एक व्यंग्यकार होता है, जैसे कि शुरू में कार्यक्रम के दौरान मैंने कहा कि व्यंग्यकार जो होता है वो दर्पण होता है समाज का, देश का। वो उन बारीकियों को देखता है जहां तक एक आम इंसान की नजर नहीं पहुंच पाती है। मैं आप तक अपना प्रश्न लेकर आती हूँ। उससे पहले आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का अभिवादन करती हूँ। आपका परिचय मैंने दिया था और मैंने आपको बहुत बहुत बधाई। 70 पुस्तकें आपने लिख डाली हैं। सुभाष सर, नैतिकता का नैतिक रूप से जो
युद्ध की स्थिति होती है या सामाजिक रूप से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। आप एक लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं, आप जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि बहुत बारीकी से हर चीज आप देखते हैं, समझते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, पाठकों तक पहुंचाते हैं अपनी बात को। तो सामाजिक रूप से किस प्रकार युद्ध की जो विभीषिका है, युद्ध के जो भयावह परिणाम है, उसका क्या असर पड़ता है आपकी दृष्टि से? आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जी, सभी को नमस्कार। पहली बात तो सबसे अच्छी ये है कि हमारे पास हम तीनों लोग हैं। एक इतिहासकार हैं आर्य साहब, दूसरे ठाकुर साहब जो प्रचालन से जुड़े हुए हैं, तो युद्ध इनके बिना नहीं हो सकता है, और आर्य साहब को युद्ध का इतिहास लिखना है। तो मेरा मानना ये है कि मैं जो मेरा जो काम है वो ये है कि मैं युद्ध के मानवीय पक्ष को लेकर चलूं, क्योंकि कार्यात्मक बल, ऑपरेशनल फोर्सेस, हिस्टोरिकल फोर्सेस और फिर लिटरेरी फोर्सेस कि युद्ध का आम जीवन पर क्या फर्क पड़ता है, युद्ध मूलतः क्या है, युद्ध किस लिए लड़ा जाता है और आजकल क्यों लड़ा जा रहा है, और हम इंसानियत के तौर पर युद्ध हमें कहाँ पर कष्ट देता है, मैं उस पर बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो देखिए ये है कि युद्ध, जैसे कि ठाकुर साहब ने कहा, भी बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि युद्ध जो है वो इसलिए लड़े जा रहे हैं आज की डेट में कि स्थितियां पहले सिर्फ ये थी कि लोग लड़ना चाहते थे इसलिए ताकि दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके, दूसरे के संसाधनों पे कब्जा कर सके, उस देश पे कब्जा कर सके और अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहलाने की कोशिश उनकी रहे। चाहे राम के समय से लेके और आज तक जो चल रहा था, वो अश्वमेध यज्ञ जो था वो युद्ध की एक पूर्व पीठिका तैयार करता था कि पूरी दुनिया में हमारा राज्य और चक्रवर्ती सम्राट जैसे शब्द इसीलिए वो आए थे। लेकिन धीरे धीरे आगे स्थितियां ये हुई कि हम लोगों ने और स्वार्थों ने इस तरीके से युद्धों को ढालना शुरू किया अपने लाभों के लिए। आज युद्ध कब्जा करने के लिए नहीं लड़े जाते हैं, आज युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं कि देखो इराक पे युद्ध करेंगे तो उसका ईंधन मिल जाएगा, ईरान से करेंगे तो वहां से हमको थोड़ा चीज सस्ती मिल जाएगी, यूक्रेन, रूस अगर यूक्रेन पे हमला करेगा तो बाकी लोगों से जो कंट्रीज हैं जो जिनसे रूस को खतरा हो सकता है उनको उनसे बचने का एक तरीका नहीं मिल जाएगा। इस समय इजराइल और इसका जो युद्ध चल रहा है, क्या कहते हैं, फिलिस्तीन का, उसके बिल्कुल अलग सिम्टम्स है। मैं उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पॉलिटिकल हो जाएगा और कुछ आरोप लगेंगे उस पर। लेकिन इन सब के युद्धों के जो स्थितियां हैं, युद्धों के जो कहते हैं जो निहितार्थ है, जो उनके उद्देश्य हैं, वो लगभग बदल चुके हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली है, जब भी युद्ध होता है तो बाकी लोगों पर जो जीतने वाला है वो जीतता है, जो हारने वाला है वो हारता है। आर्थिक स्थिति पर दिक्कत आती है, सामाजिक स्थिति पर दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजों पर दिक्कत आती है। लेकिन जो आदमी सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, जो मोहतरमा सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, उनका नाम होता है मानवता, यानी इंसानियत। आप कभी भी देखेंगे, आप युद्धों में एक राजा जीता, एक राजा हारा, एक देश जीता, एक देश हारा। आजकल तो जीत हार के कंसेप्ट भी अलग हो गए हैं, जैसे आजकल जो यूक्रेन रूस में हुआ है, या आजकल जो इजराइल फिलिस्तीन में हो रहा है, या अभी जो ईरान इजराइल और अमेरिका में हुआ। जीत हार उस तरीके से नहीं है कि एक व्यक्ति जीत गया, एक व्यक्ति हार गया। वियतनाम अमेरिका को वापस भेजने में मजबूर कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा होती है, चाहे वो हिरोशिमा नागासाकी का युद्ध हो, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल और गाजा में जो कुछ हो रहा है उसका युद्ध हो, आप देखेंगे मरते अगर सिपाही मर रहा है युद्ध के मैदान में,
तो ये उसके लिए एक बड़ी मौत है, उसके लिए एक ऐसी मौत है जिसकी वो सपने देखता है। लेकिन वो जो माँ का बच्चा मर रहा है 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 18 साल का, आपके बमों से, आपकी बंदूकों से, आपके द्वारा पैदा किए गए विकिरण से आपका आश्चर्य होगा कि आज इतने सालों बाद भी हिरोशिमा नागासाकी में जो बच्चे उस समय छोटे छोटे थे वो आज भी अपंग है, किसी को आंख नहीं है, किसी को कान नहीं है, किसी को कुछ नहीं है। वियतनाम से लेके अब ये जो विकिरण हुआ है, अभी जो ईरान पर जो हमला हुआ है, किसकी गलती, दैट इज सेपरेट इशू। लेकिन उस सबसे जो आसपास का जो एरिया है वहां मानवता को कितनी क्षति पहुंचेगी इस पर हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं। हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम राजाओं के, प्रधानमंत्रियों के, राष्ट्रपतियों के, तानाशाहों के जो इरादे हैं उन्हें बदलने की कोशिश कर सके। लेकिन हम साहित्यकार होने के नाते, हम इतिहासकार होने के नाते, और हम फौजियों से नहीं कह सकते क्योंकि फौजी अपने देश की सुरक्षा के हिसाब से, अपने देश का जो नेतृत्व है उसके हिसाब से अपने आप को काम करते हैं, उनका काम इस तरीके से है। और इतिहासकार का काम भी इस तरह से है कि वो जो कुछ घटा है उसको दे दे। लेकिन साहित्यकार का काम सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं हो जाता, उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो बताए कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता और अंत में आने के बाद आपको संवाद की स्थिति में आना ही पड़ता है। क्या वो भारत पाकिस्तान हो, शिमला समझौता हो, ताशकंद समझौता हो, अभी जो सीज फायर हुआ है ईरान और उसके बीच में, इजराइल के बीच में, इन सब के पीछे जो मेन चीज है, जो मुख्य चीज है, वो है उनका बातचीत की टेबल पर आना। लेखक का काम है वो ये बताने की कोशिश करे, माहौल बनाने की कोशिश करे कि ये जो मोहतरमा है, मानवता नाम की, इंसानियत नाम की मोहतरमा है, इनके आंसू बहुत कीमती है। जब ये रोती है, इंसानियत नाम की मोहतरमा, मानवता नाम की मोहतरमा, तब पूरी दुनिया रोती है अंदर से। कोई माँ रोती है, कोई बहन रोती है, कोई पत्नी रोती है, कोई बेटी रोती है, बहुत कुछ रोता है। तो आइए हम इन लोगों को रोने से बचाएं। अगर हम इन लोगों को रोने से वाकई बचाना चाहते हैं, उस मानवता नाम की मोहतरमा की आंखों से निकलने वाले खून के आंसू नहीं देखना चाहते, तो हमको कोशिश करनी होगी कि हम युद्ध के खिलाफ माहौल बना सके, अपनी रचनाओं से, अपनी बातों से, अपने जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जहां तक भी हम कर सकते हैं वहां पर हम लेके जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत वैसा विषय है, मेरी आंखें भर रही हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहें। बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचेंगे आगे भी, और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे कार्यक्रम को हमेशा देखते हैं, सराहते हैं। हमारे साथ दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा सागर जी का बहुत बहुत अभिवादन है। और जैसा कि हमने सुभाष सर को सुना, किस तरह सामाजिक रूप से, और कितनी अच्छी बात आपने कही कि जो सैनिक होता है वो तो देश के लिए समर्पित होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को गोलियां लग रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बहुत त्रासदी है। और युद्ध हमेशा त्रासदी ही लेकर आता है। युद्ध जरूरी है, कर्नल साहब ने अपनी बात रखी, बहुत जरूरी है देश में शांति के लिए, देश की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमको हर तरह से सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन उसके जो परिणाम है, चूंकि हम परिणाम पर बातचीत आज करने आए हैं, परिणाम हमेशा से युद्ध के भयावह ही रहे हैं। और हमारे साथ इतिहासकार जुड़े हुए हैं, चूंकि इतिहास को खंगालने का कार्य आर्य साहब करते हैं हमेशा से, और बड़ी सटीक जानकारियां देते हैं। आज हमारे कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और इतिहास गवाह है, जब भी युद्ध हुआ है महानाश हुआ है, चाहे वो कौरव पांडव का युद्ध हो, चाहे वो 1962 का युद्ध हो, 1857 का हो, या 1971 का हो, ये 2022 का हो, 25 का हो, जो भी युद्ध है, युद्ध जो चले हैं, विनाश तो हुआ है, समृद्धि भी आई है। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ विनाश ही हुआ है, लेकिन हाँ, जिस तरह से
सर ने कहा, सुभाष सर ने अपनी बात बहुत खूबसूरत तरीके से रखी। उन्होंने जिस तरह से संवेदनाओं के साथ अपनी बात रखी है। तो चलिए हम इतिहासकार के पास चलते हैं। क्या कहता है इतिहास? स्वागत है आपका आर्य साहब। जी, पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, कितना अच्छा विषय आपने लिया है, और उसमें मेरे से पूर्व के दोनों वक्ता ही अपने विषय के विद्वान हैं। अपनी बात को बहुत ही उत्तमता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, युद्ध एक तो ऐसा होता है जो थोपा जाता है, एक ऐसा होता है कि जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ा जाता है। दोनों में अंतर होता है। क्या आवाज नहीं आ रही सुभाष जी को? नहीं, आ रही है सर। आपको आवाज नहीं आ रही सुभाष सर? आवाज नहीं आ रही आपको? मुझे तो आवाज आ रही है। अब आ रही है। मैं बात रख जी, थोड़ी आई। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के यदि पिछले हजारों वर्ष के इतिहास को खंगाला जाए तो पता चलता है कि भारत पर युद्ध थोपे गए हैं। भारत ने युद्ध करने की नीति नहीं बनाई, लेकिन थोपे गए युद्धों से अपने आप को पलायनवादी करना और जो शांति प्रिय जनता है उसी को इस बात का उपदेश देना कि युद्ध नहीं करना चाहिए, मानवता के बड़ा विरुद्ध होता है। ये साहित्यकार की भी कहीं ना कहीं अपने धर्म से पलायनवादी सोच हो जाती है, मेरा मानना। उसका धर्म कहता है, उसका लेखन धर्म कहता है कि वो समाज को जगाए और जो युद्ध उन्मादी हैं उनको स्पष्ट करके इंगित करके बताए कि ये युद्धोन्मादी है और ये युद्ध से बच करके रहने वाला है, शांति प्रिय। शांति प्रिय को ही ये उपदेश देना कि शांत रहना, कोई बात नहीं, ये तो पागल है। जैसा समाज में हम अक्सर देखते हैं, सड़क पे चार बदमाशों की एक अच्छे व्यक्ति से लड़ाई हो रही है तो अच्छे वाले को जाकर के हम कहने लगते हैं यार तू चुप लगाना, ये तो पागल है। तुम इस बात के लिए पंच बन करके आए थे, वही बीच में मध्यस्थ बन करके आए थे। जो गलत है तुम उसके चांटे मार सकते हो तो मार दो, जो पहले ही ठीक है उसी को जाकर मनमोहन सर, आर्य साहब 1 मिनट। मनमोहन सर कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। सुभाष सर आपसे भी आग्रह है, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर बोलिए। तो आप बोलिए। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए शांति प्रिय जनता को भी। यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। जो ठाकुर साहब कह रहे थे उनकी बात का निष्कर्ष यह है कि आपको भी जनता को भी तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं रहता कि तुम युद्धोन्मादी हो जाओ। जैसा कि मोदी जी ने सीज फायर किया, युद्ध के उन्मादी को जितना दंड देना था उतना तड़ातड़ उसके मुंह पे मार करके अपने घर को, अपने बच्चों को लेके चले आए। बच्चों को मतलब अपने सैनिकों, वो मातृभूमि के बच्चे हैं, हमारे सपूत हैं। उनको वहां से लेकर के जैसे एक मुखिया होता है कि अब बस ज्यादा नहीं चलो। अन्यथा क्या होता यदि उसी में आज तक उलझे रहते, जैसा यहाँ भी आ रहा, सीज फायर जल्दी कर दिया जी। तो आप जिस तरीके से सारा इजराइल और इजराइल के बाद फिर आप हैं दुनिया में अल्पसंख्यक, युद्ध की परिभाषा करते समय और वर्तमान संदर्भों में युद्ध को लेते समय बिल्कुल सीधा सीधा दिमाग में एक बात रखनी चाहिए कि एक खेमा इस्लाम का है, दूसरा खेमा ईसाइयत का है और तीसरा खेमा आप जैसे अल्पसंख्यकों का है। वैभवी जी, यूएन के कुछ लोग मुझे दिल्ली मिले थे एक कार्यक्रम में, जो हमारे लोग वहां पर सदस्य हैं जो भारत की बात को रखते हैं।
उनसे मेरी बात हो रही थी, मैं उनसे कह रहा था कि जब आप यूएन में बैठते हैं, संयुक्त राष्ट्र में बैठते हैं, जो सारी दुनिया का पंचायत घर है, तो उसमें भारत की बात को क्यों नहीं रखते? भारत कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। इस वसुधैव कुटुंबकम को आप दुनिया की इस पंचायत घर का सूत्रवाक्य बनवा दो। जैसे भारत का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते, वैसे ही उसका बन जाए वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा परिवार है। पता है उनका उत्तर क्या था? उन्होंने कहा था कि जब हम वहां पर बैठते हैं, आर्य जी बात तो आपकी सही है, लेकिन जब हम वहां बैठते हैं तो वहां हम अकेले हो जाते हैं। ईसाइयत के और इस्लाम के दो खेमों के बीच में हमारी आवाज को कोई सुनता नहीं है। ये तो विचार रखने का हमने प्रयास किया है जो आप कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। तो जब एक पक्ष का खुला एजेंडा ये हो कि हमने पाकिस्तान तो ले लिया प्यार प्यार से और हिंदुस्तान को ले लेंगे लड़के, तो वो जो सोच है जो पूरे इस भारतीय उपमहाद्वीप की शकल बदलने के लिए काम कर रही है, उससे पलायनवादी हो जाते हैं अच्छे लोग, विचारक लोग। और वो सीधी सीधी नहीं कह करके कि एक किताब से प्रेरित होकर के उसकी काफिरों को खत्म करने की जो धमकी है या आयतें हैं, उनसे प्रभावित होकर के जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, उधर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं। तो जो उधर राष्ट्र की बात करते हैं उनकी बात को बल क्यों नहीं दिया जाता? उल्टा उन लोगों को समझाया जाने लगता है जो ठीक है अपने आप ही पहले से, और ये कहने लगते हैं कि नहीं युद्धोन्मादी नहीं होना चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी आप हथियार उठाओगे, हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। अब देखिए, आप जो वर्तमान सरकार आई है, इसने शस्त्र और शास्त्र दोनों के बीच में समन्वय करके कि शास्त्र की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये शास्त्र की बातें तभी चलेंगी जब हाथ में शस्त्र होगा। पिछले 11 साल में आपके देश की किलेबंदी की गई। पूरे अरुणाचल प्रदेश को ठाकुर साहब बैठे हैं, कर्नल साहब, हमारे लेफ्टिनेंट साहब ये बता देंगे, उधर सारा उसका जो किलेबंदी की गई, सीमा का मजबूतीकरण किया गया। जो पिछली सरकारें थी वो कह रही थी कि यदि अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल लास्ट के बॉर्डर पर जाकर के हमने सड़कें बना दी, गांवों को सड़कें दे दी, तो चीन आ जाएगा भीतर। यानी कि उनको विकास में इसलिए पीछे छोड़ रहे थे, यहाँ पे विकास कार्य नहीं किए जाएंगे, यदि विकास कार्य का तो चीन को सुविधा हो जाएगी आने में। इस सरकार ने क्या काम किया कि वहीं पर विकास के नाम पर सड़कें बनाई। मोदी जी ने पूछा कि आपके यहाँ तक आने में हमारे सैनिकों को कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा कि 48 से 72 घंटे लगते हैं। बिल्कुल लास्ट की सीमा पर तेजपुर जो है अरुणाचल प्रदेश का, वहां जाकर के मोदी जी ने पूछा, अच्छा इतना समय लग जाएगा? चीन को इतना लगता है जी, वो 12 से 24 घंटे में आ जाएगा। यानी इतना समय तो हम अपने आप दे रहे थे कि वो आए तो आ जाए हमारे घर में। मोदी जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो अब मैं इंतजाम करता हूँ। जो देश ब्रह्मपुत्र पे पुल बनाया जा रहा था सेना को अग्रिम मोर्चे तक भेजने के लिए, वो बीच में पड़ा हुआ था, उसकी जरूरत नहीं समझी जा रही थी सरकार के द्वारा। यानी पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत यदि कल को कटता हो तो कट जाए। इस पर यदि इतिहासकार नहीं बोलेगा, साहित्यकार नहीं बोलेगा, हिंदी साहित्य संस्थान नहीं बोलेगा, देश के जागरूक नागरिक नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा भाई? मर्म पे हाथ रखने से अगर आप लोग भागेंगे, हम लोग भागेंगे, तो कौन कहेगा फिर सरकार से? जो एप्रिसिएबल कार्य कर रही है सरकार, यदि उसने ये काम किया और जाकर के अंतिम पंक्ति में भी जो सीमा पर खड़े हुए सैनिक थे उनकी सुरक्षा को अपने नीति में सर्वोपरि स्थान दिया, और वहां पर पूरी सीमा को जो चीन से लगती थी उस सीमा को पूरी की पूरी को उसने उसका मजबूतीकरण किया, यानी सैनिकीकरण करके उसका जो है पूरे क्षेत्र को उसकी किलेबंदी कर दी। यही पाकिस्तान के साथ किया गया। अब आपने देखा जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, जो हुआ हमारा 3 दिन चला, जो भी चला 7 मई से 10 मई या 9 मई तक जो चला, उसमें क्या हुआ था? उसमें जब वो ड्रोन मार रहा था तो पहले वाला भारत समझ रहा था
अब वो सफल नहीं हुआ। कितने ड्रोन मारे, अगर उसके वो सारे ड्रोन आपके शहरों में आ पड़े होते तो क्या विध्वंस मचा होता आपके। इसलिए समय रहते तैयारी करनी चाहिए। युद्ध की विशिकाओं को आमंत्रित नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये मान करके चलना चाहिए कि युद्ध कभी भी हो सकता है, और कभी भी हो सकता है तो घर में पूरी तैयारी रखनी चाहिए। डकैती कभी भी पड़ सकती है। और यदि आप पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम कौन आया था? वो कोई राजा बादशाह था, कहीं का डकैत था। उसके बाद गजनी, गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, फलां जितने जितने आए, बाबर तक के जितने आए, अपने देशों में कहाँ इनके राज थे भाई? डकैत बन करके आए, डकैत बन करके यहाँ पर डकैती डाल करके तुम्हारे माल को छीन करके, तुम्हारी गद्दी छीन करके, गद्दी पे बैठ करके अपने आप को बादशाह घोषित कर लिया। और हमसे आज तक ताली बजवाई जा रही है कि देखो फलां बादशाह कितना बढ़िया था, और हम बजा रहे हैं। तो ये अपराधियों का राजनीतिकरण नहीं हुआ, वैधानिकीकरण हो गया, और हमने कर दिया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कर दिया, तुष्टीकरण के नाम पर कर दिया। हम तो उदारवादी हैं जी, हम तो मानवतावादी हैं जी, हमको तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जी। जो कल की बात थी जी, कल की बात छोड़ दो, उनको आज की बात करो। अरे वो छोड़ देते हैं, तुम छोड़ दो। वो तो नहीं छोड़ रहे ना कल की बात को। जो मोहम्मद बिन कासिम जिस रूप में आया था, उसी रूप में पहलगाम का आक्रमण हुआ, और तुम सारे आक्रमणों को भूले बैठे हो जितने हुए थे पहले। और फिर कह दिया गया आपसे लाओ सबूत, कोई ऐसी बात हो तो फिर हम कहेंगे, जाकर के धमकाएंगे अपने बच्चों को। ऐसा नहीं होने देंगे। साल 2 साल 10 साल बाद आया और उन्होंने ताली बजा करके उनको वहां से रिहा किया। कोई सबूत ही नहीं था हिंदुस्तान के पास, सारे झूठे पाए गए। फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अपनी सेना के हाथ खुले छोड़े जाने चाहिए। सेना पर हमारी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। यदि वो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होकर के कार्य कर रही है तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सरकार, हमारी सेना राष्ट्र की रक्षा के लिए खुली छूट प्राप्त करके जब चाहे जैसे चाहे दुश्मन को वहीं मार दे। कोई कहीं कुछ नहीं है, आपका प्राचीन इतिहास है। और ये कहा गया है कि नातताई वधे दोषो, आतंकवादी के वध करने में कोई दोष नहीं है, जैसे चाहो जब चाहो जहां चाहो ठोक दो। पूरा उत्तर प्रदेश शांत हो गया जब बदमाशों को पुचकारती थी सरकारें, उनका तुष्टीकरण करती थी, और फिर कानून की प्रक्रिया में मामलों को डाल देती थी। अब कोर्ट तय करेगी इसको। जो बदमाश हम आप जैसे लोगों को, शरीफ लोगों को लूट पीट करके बड़ी बड़ी कोठियां, कार कोठी खड़ी कर लेते थे, लंबी चौड़ी जायदाद खड़ी कर लेते थे, उन्हीं में से निकाल करके न्यायालयों में जा करके दूसरे तरीके से बच करके भाग जाते थे। वो क्या हो रहा था? उसके लिए आज एक मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इनको ठोकने का समय आ गया, कोई रियायत नहीं। अब उसने मजबूती से काम किया तो कहा जा रहा है कानून का उल्लंघन हो रहा है जी, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। इसका मतलब जब जनता मर रही थी, जब जनता के अधिकारों पर डकैती पड़ रही थी, जब जनता के माल को लूटा जा रहा था, जब जनता के प्लॉटों पर, जमीन पर, जायदाद पर कब्जे हो रहे थे, जनता की बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा था, उठा करके ले जाई जा रही थी, तब क्या हो रहा था? तब संविधान की उल्लंघना नहीं थी। उनके खिलाफ आप छाती तान करके खड़े हो गए तो आपने अपराध कर दिया। नहीं, मैं कहूंगा कि ऐसा ही होना चाहिए। छाती तान करके खड़े होने से ही काम चलता है। नेतन्याहू यदि इस समय अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होता तो आज इजराइल को बचा नहीं पाता। पिछले 1300 साल का, 1350 साल का इतिहास है उनका, मजबूती से। और उस समय तो देश नहीं था। 1948 में जब देश मिला तो 65,000 लोग थे केवल, और देश भी मिला तो कहाँ दिया उनको, इसमें 65% रेगिस्तान था। 1978 में वहां का विदेश मंत्री किसी दूसरे देश के विदेश मंत्री के साथ हवाई जहाज से निकल रहा था। उसने कहा तुम्हारा देश कहाँ पड़ेगा इसमें? हवाई उस रेगिस्तान से निकल रहे थे। उसने कहा कि इस प्योर रेगिस्तान के बीच में जहां हरियाली आ जाए, धरती पर दिख जाए आपको, वो समझ लेना मेरा देश इजराइल है। ये पुरुषार्थ होता है, ये परिश्रम होता है। उन्होंने अपने परिश्रम से, खून पसीने से, आज 95 लाख लोग हैं जो एक साथ रह रहे हैं, और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो मानवतावाद है ये,
जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, मानवता उनके साथ खड़ी है। बिल्कुल आ रहे यहाँ सर उल्टी बात जी यहाँ उल्टी बात हो रही है। जी मैं एक बात जी पूरी मैं कर लूं बस। जी 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 जरूर जरूर बस एक 20 सेकंड मुझे दे दीजिए। मानवता तो उनके साथ खड़ी है, और उनके साथ हम नहीं खड़े होंगे तो फिर किसके साथ जाकर खड़े होंगे? और जो उन पर इकट्ठे होकर के उनको मारने की तैयारी कर रहे हैं। यदि वैभवी जी आज इजराइल हार गया होता, कल्पना कीजिए आप, आज यदि वो भून दिया जाता तो उनकी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माताओं के साथ क्या हो रहा होता? तब मानवता करहा उठती, और ये कोई उपदेश काम नहीं आते। इसलिए मजबूती बहुत जरूरी है। जी जी आर्य कुछ सर, कह रही बहुत थी अच्छी आप? बात आपने कही। मजबूती बहुत जरूरी है, और जिस तरह से इतिहास को आपने खंगाला हमेशा की तरह। मनमोहन सर, आपके लिए एक संदेश आया है, एक प्रश्न है आपके लिए, उसका उत्तर मैं चाहती हूँ कि आप जरूर दें। गृह युद्ध से कैसे बचा जाए, या गृह युद्ध को कैसे रोका जाए, ये एक प्रश्न है, डॉक्टर तनेजा ने पूछा है। मैं चाहूंगी कि आप इसका उत्तर दें, और आप लोग सब छोटे छोटे संदेश के साथ जरूर तैयार हैं। सुभाष सर, एक प्रश्न आपके लिए भी है। पहले मैं ठाकुर सर के प्रश्न का मतलब उत्तर जान ले हम। सर, कैसे गृह युद्ध को कैसे रोक सकते हैं हम? युद्ध को रोका जा सकता है अगर हम सही समय पर सही काम करेंगे। अगर जैसे मानवता की रक्षा की बात की थी हमारे पहले वक्ता, मेरे से बाद वाले वक्ता जो व्यंगकार कवि साहब हैं, उन्होंने जी, कही थी मानवता के बारे में सोचना चाहिए। तो मानवता को ये भी सोचने की जरूरत है कि उनके पड़ोस में अगर कोई आतंकवादी आकर के पनाह ले रहा है, शरण ले रहा है, तो उसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें, पुलिस को दें। वहाँ पर लोग फेल होते हैं। हम मुसीबत को खुद ही आमंत्रण देते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ऊपर से कोई जादू आएगा उसको ठीक कर देगा। अगर सही समय पर सही जानकारी पुलिस तक, प्रशासन तक पहुंच जाए तो कोई हादसा नहीं होगा। ये सिर्फ आतंकवाद का ही मामला नहीं है, छोटे मोटे अपराध। बहुत अच्छी बात इतिहासकार साहब ने कहा यूपी में कैसे क्राइम कंट्रोल हुआ। आप पुलिस के सिस्टम, आर्मी का सिस्टम, पैरामिलिट्री फोर्सेस सिस्टम लगभग एक ही तरह से काम करता है। वो सबसे बड़ा जो इंटेलिजेंस होता है वो मानव इंटेलिजेंस होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और पुलिस के लिए सबसे बड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? हर गांव में उनके 1, 2, 3 चौकीदार होते हैं। वो इसीलिए अंग्रेजों के टाइम से ये परंपरा चली आई कि उस चौकीदार का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो चौकीदार हर घर के बारे में जानता है, और उस चौकीदार को ये पता रहता है कि आज किसके घर में कितने गेस्ट आए और कौन कहाँ रुका है। उसी तरह से हर मोहल्ले को पता रहता है कि उस मोहल्ले में कोई नया आदमी आया है, कोई हथियार लेकर के आया है, कुछ गहमा गहमी चल रही है, कुछ मुर्गे काटे जा रहे हैं, कुछ पार्टी की तैयारी चल रही है, सबको पता रहता है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? और उसी का अंजाम है जो ये धीरे 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 वो घटनाएं का जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती रहती है। और कोई आतंकवादी जब हमला होता है तो अचानक से देश जागता है कि भाई अब पाकिस्तान पर मुंह तोड़ जवाब दो। इस युद्ध को रोका जा सकता है अगर देश का हर नागरिक सतर्क हो जाए और ये ठान ले कि मेरे आसपास होने वाली हर चीज की रिपोर्टिंग मैं सही टाइम से। आजकल तो इंटरनेट है, आजकल गोपनीयता की पूरी पूरी गारंटी है, पता ही नहीं चलेगा कि किसने क्या बताया, और बात पहुंच जाएगी प्रशासन तक, अधिकारी तक। लेकिन मुझे क्या मतलब है? मैं जब लोगों से बातें करता हूं तो कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि हमें क्या मतलब है, वो कर रहा है, अगर मैं उसके बारे में रिपोर्ट करूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। तो यहाँ वो अपनी एक जान बचाने के लिए अपने आसपास के 1000 जानों को खतरे में डाल देता है, ये वो नहीं समझता है। और जब युद्ध का गोलेबारी का बरसात जब उसके ऊपर होता है तो लगता है यार ये तो मानवता की हत्या हो गई। तो युद्ध की पृष्ठभूमि हम ही लोग तैयार करते हैं, हम ही उसका मौका देते हैं। और एक और बात हमारे अच्छे वक्ता ने कहा कि ये वर्चस्व का मामला है, लोग हथियार भी बेचना चाहते हैं। प्लस ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये पीस कीपिंग वाले जितने ये हैं एजेंसी है, ये है माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस के उस पे चलती है। ये पंचायत में भी आपने देखा होगा कि जो ताकतवर रहता है सारे पंच उसी के पक्ष में बोलेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो कमजोर है उसी को सताते हैं। तो यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा सरपंच बना हुआ है,
जो लोग कहीं भी जाए चाहे हमला कर सकता है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सुपर पावर है। ऑनलाइन आकर आप इतने खुलकर बातचीत करते हैं ऑनलाइन कार्यक्रम में, आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, और आपके लिए हमें थोड़ा डर भी लगता है कि आप इस तरह से खुलेआम हर कार्यक्रम में आप खुलेआम बोलते हैं और बेझिझक बोलते हैं। जी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो युद्ध को अगर रोकना है तो सतर्क हो जाइए। हर नागरिक को युद्ध लड़ना सिर्फ सैनिक का काम नहीं है, देशवासियों को लड़ना पड़ता है, खामियाजा देशवासियों को भी भुगतना पड़ता है, उसके प्राइस देशवासियों को भी चुकाने पड़ते हैं। तो हर एक को तैयार होना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिए, युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर मुंहतोड़ जवाब देना है, अगर किसी घटना दोबारा ना हो उसको इंश्योर करना है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। और युद्ध शांति के लिए ही लड़ी जाती है, युद्ध शांति के लिए ही लड़ी जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद फिर बहुत टाइम तक सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए युद्ध से नफरत मत कीजिए। युद्ध एक अच्छी चीज है जो हर चीज का जवाब दे देती है। जो छोटी मोटी गलतियां समाज करता है उसका जवाब एक युद्ध से मिल जाता है कि ये लो, आपको इसकी जरूरत थी, हमने दे दिया। अब पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देखेगा कई वर्षों तक आगे। हाँ, कुछ नया जरूर करेगा क्योंकि वो शैतान है। और अभी अब खुद ही परेशान है, अपने देश की हालत उसकी खराब है। आज के न्यूज में आ रहा है कि वहाँ तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही है। जो भी है वो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जी, एक और आपके ही जवाब में एक और मुझे बात याद आई कि कहते हैं ना कि एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। तो पाकिस्तान जो है वो हेरा फेरी से नहीं जाएगा, उसका जो काम है वो करता रहेगा। हमारा जो काम है, हमारे सैनिक का जो काम है वो बखूबी निभाया जा रहा है। सुभाष एक इंटरेस्टिंग चीज आपके दर्शकों के लिए, एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। ऑफ सिंदूर नाम कैसे पड़ा? आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा ऑफ सिंदूर नाम कैसे पड़ा। जी जरूर जरूर बताइए। हाँ, जब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग चल रही थी, तीनों सेनाध्यक्ष जब वहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ सुरक्षा सलाहकार सब लोग बैठे थे, तो मोदी जी ने हमारे थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी साहब से पूछा कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो मोदी जी ने कहा कि सोचकर खुद ही कहा कि इसका नाम सिंदूर रखते हैं। तो जनरल द्विवेदी साहब को समझ में आया कि उन्होंने सिंधु कहा, क्योंकि सिंधु उस समय बहुत हॉट टॉक बन गया था, सिंधु के नदी का पानी रोक देंगे ये वो। तो उन्होंने रोका। मोदी जी ने बोला नहीं जनरल साहब, मैंने सिंधु नहीं बोला, सिंदूर बोला। तो मेरे चीफ साहब का कहना था कि उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने, और उसी के बाद इसका नाम सिंदूर पड़ा। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूँ कि उन्होंने द्विवेदी जी साहब की भी बात को रखा, उन्होंने हमारे थल सेनाध्यक्ष की बात को भी मान ली। जो अभी ईरान से बच्चे बचा के लाए गए हैं उसका नाम ऑफ सिंधु ही पड़ा। तो मोदी जी ने जो कहा ऑफ सिंदूर वो सेना ने किया, सेनाध्यक्ष ने जो सिंधु कहा वो मोदी जी ने किया। ईरान से जो हम 1000 बच्चे निकाल के लाए हैं बचा करके, उसका नाम ऑफ सिंधु पड़ा। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और सुभाष सर के पास आती हूँ। सुभाष सर, जैसे कि आपने बताया मानवाधिकार के ऊपर, समाज के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है, और थोड़े भावुक भी आप हो गए थे अपने वक्तव्य के दौरान। जो आर्थिक संकट आता है युद्ध के दौरान, या जो सामाजिक रूप से प्रभाव पड़ता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, उनके मन में भी एक आक्रोश होता है। अगर मैं कहूँ कि इस पटल के माध्यम से या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कोई संदेश दें, एक लेखक भी हैं आप, व्यंग्यकार भी हैं, बच्चों को उनकी मानसिकता को बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर आप माइक म्यूट है सर। जी, पहली बात तो यह है कि मैं जो आपका ये विषय है मैं उस पर बोलने की कोशिश कर रहा था, युद्ध की विभीषिका पर। और ये जो विषय है वो चला गया कि युद्ध कैसे हो, युद्ध क्यों ना हो, युद्ध का इतिहास भी बल्कि पीछे चला गया, और विभीषिका
पीछे छूट गई, विभीषिका पर बात शायद नहीं हो पाई। थोड़ा बहुत ठाकुर साहब ने बात की और बड़े क्योंकि वो तो इस मामले में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं तो उनको पूरा अधिकार भी है कहने का। लेकिन मेरा मानना है कि साहित्यकार थोड़ा सा अलग होता है और वो उन चीजों को देखता है, वो मानवीय पहलुओं पर ध्यान देता है। वो क्लरिकल काम नहीं करता कि जो हुआ है उसको लिख दे सामने, उसको ये नहीं करना है, उसको सीधे लड़ना भी नहीं है ना। लेकिन वो सोचता है कि किस तरीके ऐसा माहौल बने, इसी तरीके से ऐसा माहौल बने कि चीजें सामान्य बने, चीजें ऐसी बने ताकि आगे जाकर लोगों को उसका कष्ट ना हो। युद्ध जब भी होगा, युद्ध बहुत बड़े स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर मानवता को कष्ट देगा। अगर आप सोचते हैं कि मानवता पर बात ही नहीं करनी है तो दैट इज अ सेपरेट इशू, यू कैन यूज एज यू वांट, है ना। लेकिन अगर आप मानवीय पक्ष को लेकर चलेंगे, युद्ध की विभीषिका का मतलब है कि हम मानवीय पक्षों को लेकर चिंतित हो रहे हैं, उनको लेकर हम संवेदनशील हैं। हमारा विषय ही ये है। विभीषिका का प्रभाव, पड़ने वाला प्रभाव, युद्ध के पड़ने वाले बुरे प्रभाव, वहां से विभीषिका शब्द जोड़ता है। खैर, मैं इसी बारे में एक छोटी सी कविता मैंने लिखी थी जो मैं शेयर करना चाहूंगा युद्ध पर कि लड़ो लड़ो खूब लड़ो, लड़ना बहुत जरूरी है, लड़ो चाहे जैसे लड़ो, हिंदू मुसलमान होकर लड़ो, शिया सुन्नी होकर लड़ो, मुस्लिम यहूदी होकर लड़ो, पर लड़ो चाहे देश देश बनकर लड़ो, भारत पाकिस्तान होकर लड़ो, फिलिस्तीन इजराइल होकर लड़ो, रूस यूक्रेन होकर लड़ो, पर लड़ो, लड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी बहाने से लड़ो, मजहब के नाम पे लड़ो, वर्चस्व बनाने को लड़ो, जमीन कब्जाने को लड़ो, पेट्रोल खरीदों के लिए लड़ो, पर लड़ो, लड़ना बहुत जरूरी है। और अगर तुम नहीं लड़े तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस के हथियार कैसे बिकेंगे, वे और अमीर और ताकतवर कैसे बनेंगे, अमेरिका दुनिया का दादा कैसे बनेगा, रूस अपनी ताकत कैसे दिखाएगा, फ्रांस विकसित राष्ट्र कैसे होगा, और चीन की साम्राज्यवादी हालत और बेहतर कैसे होगी। तो लड़ो, खूब लड़ो, जितना हो सकते हो उतना लड़ो, लड़ो ताकि दुनिया में रोते हुए बच्चों की तादाद बढ़ सके, लड़ो ताकि दुनिया में रोते बच्चों की तादाद बढ़ सके, लड़ो ताकि औरतें बच्चियां बलात्कारों की शिकार हो सके, लड़ो ताकि बूढ़ों की थकी आंखें और थक सके, और लड़ो ताकि पूरे आसमान में धुएं का एक बवंडर फैल सके। लड़ो, खूब लड़ो, लड़ो गिद्धों के भोजन के लिए लड़ो, लड़ो शैतान की हंसी के लिए लड़ो, लड़ो माओं की सिस्टियों के लिए लड़ो, लड़ो बच्चों के आंसुओं के लिए लड़ो। समझ गए ना तुम, लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ो लड़ो और सिर्फ लड़ते रहो। नमस्कार। क्या बात है सर, बहुत सुंदर कविता है और बहुत सुंदर संदेश कि किस तरह से आपने उन तमाम पहलुओं पर आज चर्चा कर दी। और आपने सही कहा कि युद्ध की भयावह स्थिति पर आज हमें बात करनी थी। कहीं ना कहीं थोड़ा विषय भटकाव जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि हर पहलू जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप हर व्यक्ति से या दूसरा व्यक्ति आपसे हर बात पर सहमत हो, और अगर सहमत हो जाएंगे तो चर्चा का अर्थ नहीं रहता। तो परिचर्चा का अर्थ है एक दूसरे की काट ढूंढना और एक दूसरे की काट को इस तरह से पटल के माध्यम से रखना। ये मेरे लिए और हमारे दर्शक भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और बहुत सहमत हैं। वो एक दूसरे की बातों का समर्थन करना जरूरी नहीं होता। ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई और पूरी भयावह स्थिति जो होती है युद्ध के बाद या युद्ध के दौरान, उन तमाम पहलुओं पर आपने आज अपनी कविता के माध्यम से एक छाप छोड़ दी है। वाकई बहुत सुंदर कविता है, आपको बहुत साधुवाद। और वाकई हम युद्ध की विभीषिका पर बात कर रहे हैं, युद्ध के भयावह स्थिति पर बात कर रहे हैं। चाहे वो, जैसे कि कार्यक्रम के शुरू में मैंने कहा कि वो आर्थिक रूप से संकट पैदा कर सकता है, मानवीय संवेदनाओं को प्रताड़ित कर सकता है, वो पीड़ा है, वो तकलीफ है,
मानवाधिकार को लेकर या सामाजिक स्तर पर हम उन्हीं बातों पर आज चर्चा कर रहे थे। अंत में मैं संदेश चाहूंगी आप सभी से, क्योंकि संदेश हम हर चर्चा में मांगते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कर्नल साहब आपसे शुरू करते हैं। संदेश आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपना संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। सैनिकीकरण की दृष्टि से हमारे पास जो हथियार हैं उसको और मजबूत बनाने की जरूरत है। इस युद्ध ने ये साबित किया कि जिसके पास हथियार है, जिसके पास बल है, वही इस दुनिया पर राज कर सकता है। और अगर हम अपने देश को विश्वगुरु देखना चाहते हैं तो इस युद्ध के बाद अपने आप को और भी ज्यादा सशक्त बनाएं, चाहे वो अंतरिक्ष में जो हमारा पहल हुआ है उसके माध्यम से, या ब्रह्मोस जो पूरी दुनिया में अभी सफल साबित हुआ है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। अभी विश्व गुरु की तरफ हमारा जो अप्रोच था वो अभी साबित होता हुआ दिख रहा है। अमेरिका कहीं नहीं रहेगा हमारे सामने अगले 5 साल में। तो मैं शुभकामना देता हूँ पूरे देश को। और समय समय पर युद्ध जरूरी भी है, अपनी ताकत को दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप कमजोर बैठे रहें ये सोच करके कि नहीं जी युद्ध तो ठीक नहीं है, तो लोग तो घर में घुस करके हमला कर रहे हैं। हमला का जवाब पहले हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये भारत ने करके दिखाया। और बहुत बहुत शुभकामना आप सबको इतने अच्छे कार्यक्रम के संचालन के लिए। सर आपको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। इतनी बेबाकी से आप कभी अमेरिका को प्रताड़ित करते हैं, कभी आप पाकिस्तान को दथाड़ते हैं, तो मैं क्या कहूँ, पटल धन्य है। ऐसे हमारे कर्नल हैं जो ऑनलाइन आते हैं और दहाड़ते हैं इस तरह से। और ये कार्यक्रम कहीं दूसरे देश पहुंचा तो उन्हें पता चलेगा कि हिंदी साहित्य संस्थान है जहां पर इस तरह की चर्चाएं होती है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। आर्य सर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि एक इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी अपना संदेश दें। सुभाष सर, संदेश आप भी तैयार रखें। जी देखिए, प्रत्येक प्रकार की सांप्रदायिकता को लताड़ना, समाप्त करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने देश के चारों तरफ बसे हुए लोगों को इस दृष्टिकोण से न देखें कि ये पड़ोसी देश हैं, बल्कि इस दृष्टिकोण से देखें कि वो सांप्रदायिक देश हैं और एक विचारधारा के दृष्टिकोण से कहीं हमसे बहुत दूर खड़ा है, जो दूसरों को निगलना चाहता वो चीन है। तो हमको देश के भीतर भी उन नागों को स्पष्ट ये संदेश देना पड़ेगा, चाहे वो कलम के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, इतिहासकार के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, सेना के माध्यम से। हम सारे के सारे एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं, और वो ये है कि देश के जो शरीफ लोग हैं, सज्जन शक्ति है जो देश, उसके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने देंगे। ये मानवतावाद की बात और ये इस तरीके के उपदेश उन लोगों के लिए जो शरीफ लोग हैं, उनके लिए नहीं बल्कि उनके लिए होने चाहिए जो उनके अधिकारों का हनन करते हैं, जो युद्ध की विभीषिकाएं बनाते हैं, जो युद्ध में देश को धकेलना चाहते हैं, चाहे वो गृह युद्ध हो और चाहे दो देशों के बीच का युद्ध। जब हम इस प्रकार से स्पष्ट होकर के कहना, सोचना, समझना शुरू कर देंगे, और जो शरीफ व्यक्ति है, सज्जन शक्ति है, उसके अधिकारों का रक्षक प्रत्येक व्यक्ति बनेगा। ये जो मानवाधिकारवादी संगठन है ना, ये भी सारे के सारे दोगले होते हैं। इनको कहीं ना कहीं सांप्रदायिक आधार पर वो लोग तो पसंद आ जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ ये कभी खड़े होते हुए दिखाई नहीं देते। तो इनकी भी ये दोगली नीति युद्ध की विभीषिकाओं को तैयार कर रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही, सुंदर संदेश। और सुभाष सर, आप क्या कहेंगे, आपका संदेश? जी, मेरा संदेश बस यही है कि हमारी फौज तो ताकतवर रहे, हम लोग भी विजिलेंट रहे, और उसके बाद हमारी कोशिश ये रहे
कि हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें पूरे देश में और पूरे साहित्य समाज, जो कलाकार समाज है, वो पूरे दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करे कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होना है, बड़ी चीज हासिल नहीं होनी है। स्वार्थों को छोटा करेंगे तो युद्ध कम हो जाएंगे। भारत ने कभी किसी पर युद्ध नहीं थोपा। भारत पर युद्ध थोपे गए तो हुआ तो उसने विरोध किया है, उसका लड़ा है पूरी तरीके से। मेरा सभी से मानना है कि हम अपने अपने स्तर पर जितना कोशिश हो ऐसा करें कि युद्ध ना हो तो बेहतर है। ये हम लोग सारे साहित्यकार, कलाकार, जितने भी लोग हैं, हम ये इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश करें। बस मुझे इतना ही कहना। नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, पटल का माहौल बनाने की कोशिश करें। देश में किसी को भी युद्ध पसंद नहीं है, क्योंकि युद्ध हमेशा त्रासदी लेकर आती है। युद्ध हमेशा लेकिन युद्ध, जैसे कि कर्नल साहब ने कहा, युद्ध जरूरी भी है। तब जरूरी है जब हमारे देश की अखंडता और अस्मिता की रक्षा करनी हो, तब हम अडिग खड़े रहें, पूरा जो देश है वो खड़ा रहे, देशवासी खड़े रहें, सेना के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खड़े हैं। लेकिन अगर, जैसे कि आर्य सर ने कहा कि युद्ध हमारे ऊपर थोपे गए, हमने कभी आगे बढ़कर युद्ध की डिमांड नहीं की, हमने कभी नहीं कहा कि हमें युद्ध चाहिए, लेकिन जब हमारे ऊपर युद्ध थोपे गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध की विभीषिका पर चर्चा बहुत सुंदर हुई, थोड़ा सा 19-20 हर कार्यक्रम में होता है। बहरहाल आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से। एक सुंदर चर्चा को एक नया आयाम दिया आप सभी ने। कर्नल सर, बहुत बहुत आपका अभिवादन और बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी होकर इतने गरजते हैं, आप इतना दहाड़ते हैं, कभी कभी मैं ही डर जाती हूँ, लेकिन आप नहीं डरते, क्योंकि हमारे देश की सेना किसी से डरती नहीं है। सुभाष सर, पहले भी आप कई बार हमारी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत सहृदय आप आमंत्रण स्वीकार करते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर आर्य, आप तो जब भी इतिहासकार की जरूरत होती है, आप हमेशा हनुमान की तरह प्रकट हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। एक सुंदर विषय लाने की हमने कोशिश की। डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी का फिर से मैं अभिनंदन करती हूँ इतने सुंदर विषय सुझाने के लिए। युद्ध चाहे किसी भी कारण से हो, युद्ध हमेशा त्रासदी लाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम युद्ध को विराम दे सकें, युद्ध से अपने देश को बचा सकें। लेकिन जब जरूरत हो तो हम खड़े हैं, अडिग हैं, लड़ेंगे। अगली बार फिर किसी नए सुंदर विषय पर परिचर्चा लेकर रविवार शाम 7 बजे उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। हमारा YouTube चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान, आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे पेज हिंदी साहित्य संस्थान को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, हमारी चर्चा से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।